हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 19 वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदूषण क्या है। आप लोग सुने होंगे ना, प्रदूषण क्या है। उत्तर हो जाएगा, प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ गंदगी होता है। प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी तथा प्राकृतिक संसाधन असीमित थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई हम औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगे। औद्योगिक तकनीक के आने से मानव की भौतिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की मांग बढ़ी और प्राकृतिक स्रोतों का मानव द्वारा निर्मलता से शोषण किया जाने लगा और इस प्रकार प्रकृति में पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा पैदा हो गया। यानी मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरणीय घटकों में अवांछित तत्वों की वृद्धि होते जा रही है, जो किसी संसाधन जैसे वायु, जल, मिट्टी इत्यादि के मुख्य वांछित तत्वों के अनुपात को असंतुलित कर देता है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए प्रकृति की एक महत्वपूर्ण उपहार है, परंतु आधुनिक यांत्रिक युग में कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैस से, स्वचालित वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल के दहन तथा मनुष्य के अन्य क्रियाकलापों के कारण वायु में धूलकण, धुओं और अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देती है। यह वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार स्वच्छ जल के स्रोतों में ऐसे बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं जो इसके गुणों में परिवर्तन लाकर इसे इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक बना देते हैं, तो वह जल प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार जब वायु, जल, मिट्टी इत्यादि में अवांछित तत्वों की वृद्धि जिसके कारण वांछित तत्वों के अनुपात में असंतुलन पैदा हो जाते हैं, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक है। इस पर टिप्पणी कीजिए। दीजिए होगा, यहाँ कीजिए लिखा गया है या कीजिए। उत्तर हो जाएगा, जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, लवण, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कल कारखाने से निकलने कचरे, मलमूत्र, कूड़ा करकट इत्यादि के मिल जाने से जल के लाभदायक गुण नष्ट हो जाते हैं और वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। जल स्रोतों में मलमूत्र बहाने, कचरे बहाने, पशुओं के स्नान करने, लाशें बहाने या अस्थि विसर्जन करने से जल प्रदूषित हो जाते हैं। जल एक स्वच्छ घोलक है जिसके कारण धात्विक पदार्थ भी इसमें मिले रहते हैं, जैसे सीसा, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक इत्यादि जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसे प्रदूषक हैं जो जल में घुले होते हैं, फिर भी जल स्वच्छ तथा पारदर्शी दिखता है, लेकिन उस जल के पीने से अनेक बीमारियां हो जाती है। कल ऐसे सूक्ष्म जीवाणु इसेरेचिया कोलाई, कोलीफॉर्म, मल स्ट्रेप्टोकोकाई इत्यादि जल में घुले होते हैं जो दिखते नहीं हैं तथा जल स्वच्छ पारदर्शी दिखता है, परंतु ये पीने लायक नहीं होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है। इस पर प्रकाश डालिए।
इसका राइट आंसर है उत्तर नहीं, हमारे आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ कुएं, कुछ चापाकल तो जानवरों के लिए नदी इत्यादि जल के स्रोत हैं। इन स्रोतों में से कुछ कुएं तथा चापाकलों के पानी संभवतः ठीक है, परंतु कुछ चापाकलों का पानी आमतौर पर खराब है, यानी इसमें आयरन तथा आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक है, क्योंकि जब इसके पानी से सफ़ेद कपड़ा धोते हैं तो वह पीला हो जाता है। उस पानी को बाल्टी या लोटा या किसी बर्तन में रखने पर बर्तन पीला हो जाता है। इतना ही नहीं, इस पानी को लगातार सेवन करने से दांत तथा जीभ काला पड़ने लगता है। ये चापाकलों में कुछ सरकार द्वारा लगाया है तो कुछ लोग अपने लगा रखे हैं। कुछ कुएं से पीते हैं, लेकिन सभी चापाकल को लगाने से पहले या बाद पानी की जांच नहीं किया गया है। 2-4 महीने पहले सभी जल स्रोतों के जल की जांच कर खराब पानी देने वाले को चिन्हित किया गया था, परंतु इसे बंद करके दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है। चापाकल तो बंद कर दिए हैं, लेकिन दूसरी व्यवस्था नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा शुद्ध वायु। शुद्ध वायु में उनके घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। दूसरा है, इसमें धूलकण, धुआं तथा अनेक हानिकारक गैस उपस्थित नहीं होते हैं। किसमें? शुद्ध वायु में। तीसरा है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते हैं। चौथा है, यह सजीव जगत के जीवन का आधार होता है। पांचवा है, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें आर्गन, मीथेन, जलवाष्प क्रमशः 21%, 78%, 0.03% तथा 0.0997% होते हैं। अब देखिए, प्रदूषित वायु में घटक तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। इसमें धूलकण, धुआं तथा अनेक हानिकारक गैसें उपस्थित होती हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं। यह सजीव तथा निर्जीव दोनों के जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषित वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और डाइऑक्साइड, धातु के कण, कार्बन के कण आदि भी उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर है, अम्ल वर्षा कैसे होती है? टिप्पणी कीजिए, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, वायु में ये जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर पृथ्वी पर बरस जाती है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा से फसलों की पत्तियां जल जाती है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ताजमहल के आसपास मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, जिससे प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्राप्त होता है। ताजमहल संगमरमर तथा चूना पत्थर का बना हुआ है। वहाँ के वायुमंडल में SO की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण वर्षा जल के रूप में ताजमहल पर गिरती है और ताजमहल की दीवार एवं गुंबज का क्षरण कर रहा है। इसकी सफ़ेदी फीकी पड़ रही है। अम्ल वर्षा से सबसे अधिक क्षति स्वीडन की 20,000 झीलों को हुई, जिनकी सारी मछलियां मर गईं। इसी तरह जर्मनी के जंगलों को अम्ल वर्षा से अपार क्षति पहुंचाती है। इस अम्ल वर्षा के प्रभाव होते हैं जो सजीव तथा निर्जीव जगत के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क नंबर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। मुमताज़ की याद मतलब प्यार का प्रतीक में ताजमहल का निर्माण आगरा में मुगल शासक ने किया। ताजमहल की ख्याति दुनिया में विख्यात है। इसकी सुंदरता का वर्णन 2-4-10 पंक्तियों में नहीं किया जा सकता है। इसकी सुंदरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसे दुनिया का 7वां आश्चर्यजनक महल माना जा रहा है। इसकी सुंदरता पर खरोंच लगने या ग्रहण लगाने के लिए 1973 में बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगवाया गया, जिससे प्रतिदिन 20 से 25 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्राप्त होता है, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है। अम्लीय वर्षा इसके दीवार तथा गुंबज का क्षरण कर रही है तथा इसकी सफ़ेदी को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जिसे वैज्ञानिकों ने संगमरमर कैंसर नाम दिया है। इस प्रकार वर्तमान में हम कह सकते हैं कि ताजमहल की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जल की उपयोगिता बताइए, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। उत्तर हो जाएगा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, क्षति जल पावक गगन समीरा। क्षिति होगा, क्षिति। यानी यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जल भी एक है। जल ही जीवन है। इससे यह साबित होता है कि सजीव जगत के जीवन का हर क्रियाकलाप जल पर निर्भर करता है। जल की उपयोगिता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। पहला, शौच तथा हाथ मुँह धोने में, स्नान करने में, खाना बनाने में, पीने के लिए, पेड़ पौधे के विकास के लिए, जीव जंतु को जीवन जीने के लिए, सिंचाई के लिए, जल का शुद्धिकरण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। ये सब जो है ना, जल का क्या है, जल का उपयोगिता का ये सब आधार है। इसी तरह उपयोग हम जल का करते हैं। और जल की शुद्धिकरण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। उबलाकर, छानकर, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, फिटकरी से इत्यादि करके हम लोग शुद्ध करते हैं जल को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा। उत्तर, प्रदूषित जल पीने से पेट की बीमारी जैसे हैजा, पेचिश आदि होती है। जल एक अच्छा घोलक होता है। प्रदूषित जल में कई प्रकार के धात्विक पदार्थों जैसे सीसा, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक उपस्थित होते हैं। जल में उपस्थित सीसा तथा मरकरी एंजाइम से अभिक्रिया कर एंजाइम की कार्य क्षमता को कम करते हैं, जिससे कई बीमारियां होती हैं। सीसा तंत्रिका तंत्र, कैडमियम से इटाई रोग उत्पन्न होता है, मरकरी से मनीमाटा रोग होता है। इस प्रकार प्रदूषित जल पीने से अनेकों बीमारियों प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो सकते हैं। क्लियर है। अगला है, सही कथन पर टी तथा गलत कथन पर एफ लगाइए। पहला है, संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिला। सही बात है, टी ट्रू। दूसरा, गर्म जल की एक प्रदूषक होता है, एफ फॉल्स। तीसरा, जुलाई माह में प्रति वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। सही बात है, ट्रू, टी। अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है। सही बात है, प्रभावित करता है, ट्रू, टी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए। पहला है, उत्तर इसका हो जाएगा, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। वाहनों को अच्छी हालत में रखने से, ईंधन रहित वाहन चलाने से, घरों में धुआं रहित चूल्हा प्रयोग करने से, सौर ऊर्जा के उपयोग से, पवन ऊर्जा के उपयोग से, ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग से, इंजन में ऐसी व्यवस्था ताकि ईंधन का पूर्णतः दहन हो सके, गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्तन लगाने से, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर इत्यादि से
हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कणिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में अनेकों गैसें के अलावा भी कुल ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जो इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं। ये कणिकाएं कहलाती हैं। इन कणिकाओं का व्यास 0.02 से 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। इनका अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृश्यता को हटाते हैं, धुंध पैदा करते हैं। यह इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भोपाल गैस कांड क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में एक ऐसी घटना घटी जो औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिख पोत गया। इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक द्रव्य ताप बढ़ जाने से गैस में परिवर्तित हो गया है और इसका रिसाव शुरू हुआ। यह जहरीली गैस सौंफ के साथ फेफड़ों में गई। फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूली और फिर छूट गई। हजारों लोग सदा के लिए सो गए। हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसे सारी दुनिया भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लास्ट है, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इस पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए अति आवश्यक है। प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी तथा प्राकृतिक संसाधन असीमित थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, हम औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगे। औद्योगिक तकनीक के आने से मानव की भौतिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की मांग बढ़ी और प्राकृतिक स्रोतों का मानव द्वारा निर्ममता से शोषण किया जाने लगा। इस प्रकार प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई, यानी मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरणीय घटकों में अवांछित तत्वों की वृद्धि ही हो रही है, जो किसी न किसी संसाधन जैसे वायु, जल, मिट्टी इत्यादि के मुख्य वांछित तत्वों के अनुपात को असंतुलित कर देती है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। जब जब पर्यावरण असंतुलित हुआ, तब तब कोई न कोई प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बहुत अधिक ठंड पड़ना, बहुत कम वर्षा होना या बहुत अधिक वर्षा होना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, सुनामी आना इत्यादि घटनाएं मानव तथा सजीव निर्जीव जगत को भारी क्षति पहुंचाते आया है। इतना ही नहीं, पर्यावरण असंतुलन के कारण ही मानव में इतनी सारी भयानक बीमारी हो रही है। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यक है। समय रहते हम मानव यदि सचेत नहीं हुए तो प्राकृतिक आपदाएं एक दिन मानव जीवन की लीला को समाप्त कर सकती है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।